और सबसे पहले बात किसान एहतिजाज की करेंगे। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतिजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दिल्ली के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कई ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। तकरीबन एक हफ्ते से दिल्ली की सरहदों पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि नए ज़राई कवानीन वापस नहीं लिए जाते। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत मुख्तलिफ मकामात पर किसानों का एहतिजाज जारी है। आपको बता दें कि कल इस जिम्न में विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही और 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। हमारे को पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए और सरकार को भी इसको सीरियसली लेके हल निकालना चाहिए, खाली लीपापोती नहीं करनी चाहिए। हमें साफ दिख रहा है जो कानून बनाया है, ये संघर्ष चलेगा बिल्कुल जब तक हल नहीं निकलता। ये जो लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आ गए हैं, चाहे वो पंजाब से थे, उत्तरांचल से थे, यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, ये सारे के सारे यहाँ शांतमय तरीके से संघर्ष करेंगे और जब तक इसका हमारे को हक नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही मोर्चे चलेंगे। मांगे मुख्य मांगे तो हमारी जो है, जो गवर्नमेंट ने 3 काले कानून बनाए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो सिरे से ही इनको खारिज करे। ये मांग है हमारी, जो कि किसानों के हक में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें सरकारी खरीद का जो प्रावधान था, पहले से जो सरकारी खरीद होती थी एमएसपी पे, उसकी कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों ही कानून जड़ से ही खारिज हों। अलग अलग इलाकों से सब यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं ये सरकार को पता है क्यों आए हैं, लेकिन वो कानों में ना उंगली देकर, रुई देकर सो रही है आराम से। जैसे किसान यहाँ आए थे, उनका फर्ज ये बनता था कि वो किसानों के पास आते भी, तुम्हें दिक्कत क्या, तुम क्यों आए हो, अपना दुख सुनने के लिए आते, तब तो उनसे को बात करते। अब ये उनको तकलीफ हुई है या दिल्ली चौक होने पर आ गई है पूरी, अगर सुनवाई नहीं हुई, कल भी नहीं फाइनल हुआ तो चक्का जाम होएगा, बिल्कुल दिल्ली चौक कर दी जाएगी। किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने का केंद्र सरकार को तब तक कोई हक नहीं था जब तक वो किसान संगठनों से बात ना कर लेते। उन्होंने अपने एसी कमरों में बैठ के अपने सचिवों के माध्यम से ये कानून तैयार करा दिया या कारपोरेट मित्रों के साथ बैठ करके ये कानून तैयार करा दिया। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमें जंतर मंतर का भी घेराव करना पड़े, किसी भी तरीके से हम जाएंगे, अपने सांसदों को भी घेरेंगे। साथ ही साथ में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे बड़े भाई भुल्लर साहब बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ लंगर की व्यवस्था की है हम लोगों के लिए। हमारे साथ टिकैत जी की पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं। भानु प्रताप सिंह जी मथुरा और आगरा से आए हुए हैं, उन्होंने चंदा दूसरा बॉर्डर घेर रखा है। उन सब के लिए भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, हमारे साथ में छात्र सभा संगठन के हरियाणा से हैं। सभी लोग किसान भाइयों की सेवा के लिए। हम किसान भाइयों को एमएसपी जब तक लागू नहीं होगा किसी चीज़ का अभाव नहीं होने देंगे। हर एक चीज़ में सहयोग है हमारा, सब्जी से लेके दवाइयों तक, राशन पानी, हर चीज़, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जमींदार छात्र सभा के हम किसान वॉलंटियर हैं, जी सब्जी बांटते हैं, हम दूध लस्सी सब अपने गांव से लेके आते हैं। सारे हमारे गांव से इकट्ठा करके हम यहाँ लाते हैं। दवाइयाँ हैं, अब यहाँ पे लंगर होगा, खाना शुरू होगा, सारा दिन लंगर चलेगा। बाबे दी मेहर है। मैं जगमेल सिंह मंघानिया, डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब। और हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा वाले वीरों का, जो किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। इन्हें बड़ी तन मन नाल सेवा चला रखी है और होर कहते हम चलाते रहेंगे। और जो बात आ गई सरकार की, जिद्दे हम इतने 27 तरीक को आए हैं, उदे इन्होंने सरकार ने ऐसी लड़ाई किसानों के साथ लड़ी है जो कि बाहरले मुल्कों के नाल भी नहीं लड़ी जाई। ऐसे बम चलाए, बेहोश किया और लाठियां भी बराइयां। और जदों ये हुण आने वाली चोणां में गाँव में जाएंगे, हम इन्हों का गिलियां पाथियां नाल स्वागत करेंगे, इन्हों को मुंह तोड़मा जवाब देवेंगे और आपकी मंगा लेके जाएंगे। मर बशक जाइए पर इथों वापस आपकी मंगा ले बिना वापस नहीं जाएंगे। और उधर बुराड़ी में भी किसानों का एहतिजाज लगातार जारी है। यहां पर एहतिजाजी किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं।
जब ऑल इंडिया का किसान आवाज उठा के अपने घरों से बच्चों को छोड़ छाड़ दिल्ली की सड़कों पे आके बरूहे पे बैठ गया है, बरात बुला के उनकी, तो अब वो निकल नहीं रहा। हम तो उसको पहले ही मरा समझते थे, आज उनका हो गया, वो तो बिल्कुल ही मरा हुआ। उनको देश की फिक्र नहीं, उनको अपने घूमने की जुमलों की फुर्सत नहीं है। कल के अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, वो रोल बैक कर रहे हैं, हमें मांगे लिख के दो, मांगे लिख के दो। किसान को इतना समझ रहे हैं, इनको उड़े अड़े का पता ही नहीं है, किसी लैंग्वेज का, किसी पढ़ाई का पता ही नहीं है। हम तो पहले उनको देख चुके हैं, हमारे ये नुकसान है, ये लिख के दे चुके हैं। वो हर बार यही कहते हैं भी आप हमें लिख के दो, पता नहीं क्या लिखवाना चाह रही हो हमें से। नहीं, एक मीटिंग नहीं, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। इससे पहले भी तोमर जी ने बुलाया था, और बुलाने के बाद उन्होंने जो है किसानों की बात ना करके रेल ट्रैक खोलने की बात पे पूरे 3 घंटे बिता दिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप मीटिंग में बुला रहे हो, लेकिन मीटिंग का एजेंडा तय करिए। आप मीटिंग के अंदर जो है वीडियो दिखाकर और किसानों को उसके फायदे गिना रहे हैं। हम सीधी सी बात करना चाहते हैं कि आप कस से मस नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कमेटी बना के लाई। आप कौन होते हैं कमेटी तय करने वाले? क्या चाहते हैं? मांग तो हमारे तीनों काले कानून वापिस लेगा, और आज हमने भी मरिया हुआ हमारे हिसाब से घोषित कर दिया। जब नहीं हमारी मानी गई तो बच्चा हरियाणा का भी रह जाएगा। हमें ये बोलना है कि किसानों को ये जो तीनों बिल ये 5 जून को लाए थे, उस बिल के बाद इन्होंने कहा था वेट एंड वॉच। किसानों ने ये सोचा था कि धान और मक्का उसके बाद आया, और बिना पूछे ये बिल ले आए। किसी को मांग नहीं करी थी किसान ने या संगठन ने। हम लोग तो पहले मांग करते थे C2 स्वामीनाथन आयोग की करो, इन्होंने जबरदस्ती वो मूल्य ले आया। हमारा 1750 की जगह मक्का बिका 700-800, और इस समय उत्तर प्रदेश में धान पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली या जितनी भी मंडी उत्तरांचल की भी है 900 रुपए, 1000 रुपए, जबकि रेट है 1868 रुपए। तो हमारा ये कहना है, जब इन बिलों से अभी प्रत्यक्ष में देख लिया कि घाटा हो रहा है, और ये मंडी समिति और ये जो खत्म कर रहे हैं, इससे किसान खत्म हो जाएगा। किसान की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं, और किसानों को अटानी और अंबानी के खेत में नौकर बनाने का काम ये सरकार करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बैंकों का भी एकीकरण कर रही है, एक ही काम नहीं कर रही है। तो वहीं किसानों के साथ अब कांग्रेस भी खड़ी दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस के लीडरों ने हरियाणा के वजीर आला की रिहाइशगाह का घेराव किया। चंडीगढ़ में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचने से कबल पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान हल्की झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने एहतिजाजियों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और सीधे हम चंडीगढ़ का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ सूरज भारद्वाज जो कि न्यूज एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज भारद्वाज जी, अगर बात चंडीगढ़ की करें तो आज क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ अपडेट है किसान प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, आज पंजाब यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले वहां पर उन्होंने जाना था हरियाणा के सीएम के घर पर। उनका कहना था कि वो माफी मांगने के लिए उनको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन होता है सीएम का इलाका, वहां जाने नहीं देते हैं। लेकिन पहले उन्हें कामयाबी मिली जब उन्होंने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा। और अभी अगर आप देख सकते हो तो जो पहला बैरिकेडिंग तोड़ करके जो यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं वो सीएम के घर की तरफ निकले थे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा पुलिस ने अभी रोक लिया है और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। और वाटर कैनन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जो सीएम रेजिडेंस है वहां पर ये ना पहुंच पाए। पैदल ही निकले हुए हैं ये पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनका कहना यही है कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें उनको कहा जाएगा कि वो माफी मांगे। यानी कुल मिलाकर के राजनीति जो है वो भी पूरे चरम पर है। काफी झड़प हो रही है और हिरासत में जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी लिया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, शुरुआत में ज्यादा संख्या थी, वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन आधा 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दोबारा एक जगह फिर से बैरिकेडिंग पुलिस ने की हुई थी और वहां से अब जो है जो ये कार्यकर्ता है इनको हिरासत में लिया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है और काफी हलचल जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजनीति जिसको हम कहें, पॉलिटिक्स जो है वो भी किसानों के आंदोलन को लेकर के हो रही है। जी अबू, बिल्कुल इस सियासत पर भी हम सूरज भारद्वाज जी बात करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किसान एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है। कल बात हुई थी, बात नहीं बनी, लेकिन अब कल यानी 3 तारीख को दोबारा से बातचीत होनी है, चौथे दौर की बातचीत होनी है। फिर किसान लगातार प्रोटेस्ट और एहतिजाज क्यों कर रहे हैं? जहां पर बैठे हैं शांति से धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल तो उठता है सूरज।
देखिए, अभी जो ये कार्यकर्ता हैं, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें किसान हम कहें तो खासतौर पर किसान जो हैं स्पेसिफिकली वो नहीं है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अब कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पूरी तरह से तन मन और धन से, जिसको हम कह सकते हैं, समर्थन उन्होंने किसानों को दिया हुआ है। और तो यहाँ पर भी एक या यूं कहा जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट पर एक तरीके से हल्ला बोला जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट को भी इसमें जो है निशाने पे लिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हैं। बीजेपी की उनकी सरकार है, केंद्र में वो जाकर के क्यों नहीं कहते कि किसानों की मांगे जायज हैं, उनको लेकर के जो 3 कानून हैं एग्रीकल्चर के, उसको वापस लिया जाए। तो हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश, ये कहा जाए कि पंजाब और हरियाणा के जो नेता हैं, पंजाब में कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो आपस में ये कहीं ना कहीं उसका भी एक नतीजा है कि किसान की जो आंदोलन है उसके बीच में अपनी जो पॉलिटिकल जो एक कवायद है उसको भी यहाँ पर निभाया जा रहा है। और किसान, क्योंकि जैसा आपने बताया 3 तारीख को बात होगी, और यहाँ किसानों का इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं, क्योंकि सभी किसान जो हैं दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूरज भारद्वाज, जिस तरह से आपने कहा कि इस प्रोटेस्ट के दरमियान कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, और इस सियासत में या इस प्रोटेस्ट और एहतजाज में कांग्रेस सियासी रोटी भी एक तरह से सेकने की कोशिश कर रही, मौके की तलाश में है। बिल्कुल मौके की तलाश में है, और यूं कहें कि मौका उनको मिला हुआ है। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। कांग्रेस जो है उसके लिए एक पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ये सूट कर रहा है, और किसान जो हैं वो अपनी बात पर पहले दिन से ही अड़े हुए हैं और पूरा समर्थन जो है वो दिया जा रहा है। और अब तो धीरे धीरे अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो किसान हैं, पहले जो काफी कम संख्या में इनके साथ थे, अभी जो है धीरे धीरे वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं। हरियाणा के किसान भी, उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है कि वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और उनको हर तरीके से मदद, खासतौर पर खाने पीने और रहने की मदद ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में आकर के पंजाब के किसान जब डटे हुए हैं, तो हरियाणा के किसानों ने भी अब जो है कमर कसनी शुरू कर दी है। और आज भी हजारों किसान यहाँ से कूच कर चुके हैं दिल्ली के लिए, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 3 तारीख को कोई भी नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा बातचीत रही, तो आक्रामक जो है वो ये आंदोलन जो है आक्रामक भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी सूरज भारद्वाज जी, जो शुरुआत पंजाब से हुई थी, या जो आग एक तरह से पंजाब में लगी थी, उसकी आंच अब पूरे तौर से हरियाणा में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा में मिल रही है, और कुछ एक जो हिस्सा हम कहें जो यूपी का है, साथ लगता हरियाणा का, वहां पर भी इसकी आंच पहुंच रही है। लेकिन हरियाणा में तो पूरी तरह से जो ठंडा दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ किसान संगठन हरियाणा के शुरू से ही इनके साथ हैं, लेकिन पूरे तौर पर अगर हम कहें तो वो अभी धीरे धीरे वहां पर जाना शुरू हो गए हैं। और सरकार के लिए अगर इसका कोई सकारात्मक या पॉजिटिव कोई इसका रिजल्ट नहीं आता है बातचीत का, तो केंद्र सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो हरियाणा में भी लगातार एहतजाज हो रहा है, और चंडीगढ़ से जिस तरह से हमारे न्यूज़ एडिटर जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस भी अब किसान एहतजाजियों के साथ जुड़ रही है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है, और किसान एहतजाज एक अच्छा मौका हो सकता है कांग्रेस को अपनी सियासत चमकाने के लिए। उधर किसानों के एहतजाज पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार टकराव पर नहीं बल्कि तबादले ख्याल पर यकीन रखती है। हुकूमत की नीति और नियत पर शक करना गलत है। मोदी सरकार टकराव पर नहीं टॉक पर यकीन करती है। हमेशा जो है वो मोदी सरकार ने हमेशा, चाहे किसान भाई हों चाहे और भी समाज के हिस्से, उनके लिए दरवाजे खोले रखे। कभी उन्होंने सरकार ने नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में किसान भाइयों का उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो या अन्य जगहों पे हो, 3 महीने से ज्यादा तक आंदोलन चला, और 3 महीने से ज्यादा तक आंदोलन चला। कई किसान भाइयों की उसमें मौत हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व वाली सरकार थी उसके कान पर ज्यों तक नहीं रेंगी। मैंने खुद, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर इस पर हंगामा किया, तब जाकर के मजबूरी में उनके मिनिस्टर्स को जो है वो बात मजबूर होकर के करना पड़ा था। यहां तो हमने खुद ऑफर किया, सरकार ने खुद ऑफर किया,
अब जो सरकार मेरे गांव मेरे देश के लिए समर्पित हो, जो मोदी सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही हो, जो मोदी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही हो, जो मोदी सरकार जो बुजुर्ग किसान हैं उनको पेंशन देने की बात कर रही हो और दे रही हो, जो मोदी सरकार जो है वो किसानों के बजट को 12,000 करोड़ से जो है 34,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ कर रही हो, जो मोदी सरकार जो है वो हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था की हो, वो मोदी सरकार, उस मोदी सरकार की नीति और नियत पे आप कैसे शक कर सकते हैं? उधर बीएसपी लीडर सुधींद्र भदौरिया का कहना है कि किसानों के मामले में मोदी हुकूमत के कौलो अमल में तजाद है। कहना एक अलग बात है, आप उसको कागजों में क्यों नहीं लिख रहे हैं? सवाल इस बात का है, वादे तो बहुत करते हैं और फिर उसको अगर कानून नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में वो जुमले हो जाएंगे। हमें ये मालूम है कि अतीत में तमाम सारे वादे जुमले हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। इनको जुमला ना करें, किसानों को जुमला ना बनाएं, वरना देश के लिए बहुत घातक होगा। ये मेन चीज़ ये है कि किसान को अपनी पैदावार का उचित दाम मिले। न्यूनतम दाम जो उन्होंने एमएसपी के ज़रिए तय किया था उसको दिया जाए। आज वो अनाज की मंडियों में भटक रहे हैं, अनाज की मंडियों को पर धीरे धीरे पूंजीपतियों को कब्जा हो जाएगा। ये तमाम शंकाएं उनके दिमाग में हैं। इन शंकाओं को दूर करना सरकार का कर्तव्य बनता है। और वहीं आरएलडी लीडर जयंत चौधरी का क्या कुछ कहना है इस इशू पर, सुनिए। तब सफल होती है जब दोनों पक्ष खुले दिल से बात करें और लचीलेपन के साथ बात करें। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पहले ही भाषण दे चुके हैं, कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून किसान के लिए अच्छे हैं और किसान समझ नहीं पा रहे। फिर एक पूरा प्रचार तंत्र जो ये कह रहा है तो किसान ही नहीं है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्वतः आंदोलन है, लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग तंग हैं। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ कई किसान हैं वे इन कानूनों से प्रभावित हैं, वे आहत हैं। मंडी पे उनको भाव नहीं मिल रहा, जब से सरकार आई वो तंग हैं, उनकी लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। कई मुद्दे हैं और उनके परेशानी को यहाँ व्यक्त करने ये लोग आए। देखिए, किसान की तो यही तालीम और शिक्षा होती है, वो अपने माँ के कोख में सीख जाता है कि उसे किसानी कैसे करनी है। उसे जरूरत नहीं कि सरकार उसे आके सिखाए। तो ये ना समझें कि किसान किसानी को नहीं समझते या किसान सरकार के काम को नहीं समझते या सरकारी नीतियों को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बेपड़ा किसान भी बहुत होशियार होता है। तो ये अजीब सा रिफॉर्म है जिसकी कभी किसी ने मांग नहीं करी, किसी कृषि संगठन ने बात नहीं कही कि सरकार से मांग नहीं करी। और आप आपातकालीन स्थिति में बीमारी का डर देख के, और इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि बीमारी थी, लोग घरों में बंद थे और उन्होंने सोचा खेतों को लूट लो। सर, अगर तो लूटन वास्ते है व्यवस्था और कुछ नहीं। बातचीत तब सफल हो। तो वहीं किसानों के एहतजाज के हवाले से मरकजी हुकूमत की मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। आज भी अमित शाह के रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई, जिसमें मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह की रिहाइशगाह पर कई मीटिंगें हो चुकी हैं। कल जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के रियासती वजीर बच्चू कडू ने किसानों के एहतजाज को हिमायत देने का ऐलान किया है। बच्चू कडू ने कहा है कि अगर 3 दिसंबर तक मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर किसानों के मसाइल का हल नहीं निकाल पाती है तो वो खुद इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के अकोला से बाइक रैली निकालते हुए इस एहतजाज में शरीक होंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों से भी अपील की है कि वो इस एहतजाज में बड़ी तादाद में हिस्सा लें। 50% मुनाफा लेकर किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसी मोदी जी ने घोषणा की। 7 साल निकल गए लेकिन 50% लेकर मुनाफा किसानों को नहीं मिला। नया कानून लाया लेकिन उसमें किसान का भला नहीं हो सकता। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें ये बात साफ हो रही है। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान भाई लोग जो अब दिल्ली में जुड़े, उनके साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं। अगर सरकार इसमें कोई इसमें कुछ अच्छे निर्णय नहीं लेती है तो हम फिर यहाँ से हजारों किसानों के साथ, मैं खुद 2 व्हीलर में बैठकर मैं दिल्ली में निकलने वाला हूँ। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आम और खास लोगों को माली परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
लॉकडाउन में राहत के बावजूद मेहनतकश लोग माली परेशानियों से दो चार हैं। शहरी इलाकों में मेहनतकश लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी है, लेकिन देही इलाकों में लोग अभी भी माली बहरान के शिकार हैं। बेशतर लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है कामता। रांची से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर इस कस्बे में 160 घर मुसलमानों के हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इस कस्बे का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत कर उनके हालात जानने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग मजदूरी का काम करते हैं, जो अभी लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी परेशानी में लोग फंस गए। उसमें बहुत सारी जमात यहाँ पे हैं, जमात इस्लामी है, SIO है और गांव की जो अंजुमन है वो मिल करके यहाँ पे राशन बांटने का काम किया, एक दूसरे से कलेक्ट करके। और उसके बाद लोगों के अंदर जो मजदूरी का काम कर रहे थे वो बहुत दिनों से बंद था और अभी भी हालत वैसी ही बनी हुई है। ये बहुत बड़ा ये, चूँकि इन लोग अगर काम करने जाते हैं तो किराए का मार पड़ता है कि किराया जो है वो ज़बरदस्त 100 रुपये लगभग आना जाना हो जाता है। 200 रुपये उन लोग 250 से 300 रुपये उन लोगों की मजदूरी मिलती है। और बहुत से लोग बाहर थे, काम कर रहे थे इधर उधर, मगर लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर आ गए हैं और इधर लोकल काम करने में भी परेशानी हो रही है लोगों को। इस वजह से किराया भी बहुत ज़्यादा है और इनकम लोगों मजदूरी जो मिलता है 250-300 रुपये और किराया ही 100-150 रुपये लग जा रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। सरकारी स्कीम तो अभी बहुत दिन से नहीं मिला है लोग को, वही बस राशन का चावल मिलता है और उस सब तो कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नहीं, के तहत कोई फायदा नहीं, तो भाई फायदा नहीं हुआ कुछ। ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गांव है और यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते थे और एक कंपनी भी यहाँ पे खुली थी, वो भी बंद है। कुछ महिलाएं वहाँ भी जाती थी काम के लिए, तो वो भी घर पे ही हैं और जितने भी सारे जेंट्स बाहर जाते थे काम में वो नहीं कर पा रहे काम, लॉकडाउन की वजह से घर पे ही रह गए। इससे हमारी सारी बच्चों की और हमारे बुजुर्गों की सारे लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो लॉकडाउन के सबब आम लोगों की माशी हालत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। ऐसे में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों में शादी ब्याह का मसला पेचीदा हो गया है। इसे देखते हुए अकोला की हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों और लड़कों की इज्तिमाई शादियां करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक दफ्तर का इफ्तिताह किया गया, जहां ज़रूरतमंद अफराद अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये इज्तिमाई शादियां 17 फरवरी को मुनक्किद की जाएंगी। हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 15 फरवरी को शादियां रखी गई है, जिसके ऑफिस का आगाज़ आज सुबह में जनता भाजी बाजार अल्ताफ हुसैन कंपनी में हुआ है, जहां पे बुकिंग की जाएगी। बुकिंग का वक्त सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। तो तमाम अकोला वासियों से दरख्वास्त है, जो अपने बच्चों की शादियाँ कराना चाहते हैं तो इज्तिमाई शादियाँ में शादी करके फजूल खर्ची से बचे और अपने बचे हुए पैसों को अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करें। खबर कर्नाटक से है, जहां के तारीखी मकाम देवनहल्ली में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 65 साला शख्स ने 10 साला लड़की की इस्मत दरी करते हुए पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। देवनहल्ली ये वो मकाम है जहां हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई थी। 24 नवंबर 2020 को पेश आए शर्मनाक वाकये के बाद देवनहल्ली के अवाम सख्त बरहम है। मुतासरा लड़की के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम एक मंदिर का पुजारी था। इससे पहले भी मासूम लड़कियों की जिनसी हरासानी के मामलात में मुलव्विस था। वो क्या का तो दूसरा आदमी का तो ऐसा छोटा बच्चा कैसा करे तो स्वामी का तो कौन है तो क्या करना, क्या कि वो करना उसे वताज क्या हुआ था सर? वो वताज का तो उसे शिक्षा होना भाई। नहीं, वो क्या हुआ था उस दिन में? क्या हुआ था, छोटा बच्चा को बोला लग जाती है ऐसा करती सब उन्हें। अभी एक बच्चा है वो लूज हो सका है, वो थका उसे ही बुलाता, पूरा बच्चा को बुलाता भी उन्हें। दूसरा आदमी वही एक दे के नहीं, पूरा आदमी दे क्या। उसका ससुर है और वो बागेपल्ली में रहता, 67 या 68 ईयर्स ओल्ड है ये एक्यूज। और वो जब ये महीने में 3-4 बार आता रहता है। अभी हम बातचीत करने में ये भी पता चला है कि ये ऐसा लोग पहले एक 8 साल का 7 साल का बच्ची को भी ये हुआ है और वो दबा दिया है। तो ये जो है इतना बड़ा गलत काम किया है, ये देवनहल्ली की हिस्ट्री में नहीं था। तो यहाँ पर हिंदू लोग और मुस्लिम लोग पूरे एक हैं, मंदिर के लोग भी हमारे सपोर्ट हैं
वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम जो है हम तुम्हारा साथ देंगे और वो लड़की को इंसाफ। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।